नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी टॉपिक पर 11वीं आयाम या 11वें डायमेंशन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया, जिसे हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में देखते हैं, क्या उसके अलावा भी कुछ मौजूद है? क्या समय सिर्फ एक सीधी रेखा में चलता है या उसकी भी कई शाखाएं हो सकती हैं? आज हम विज्ञान के सबसे जटिल और दिमाग घुमा देने वाले सिद्धांतों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह मॉडर्न फिजिक्स की सबसे एडवांस थ्योरीज में से एक है। यह कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर स्ट्रिंग थ्योरी और इसकी एक एडवांस फॉर्म, जिसे एम थ्योरी कहते हैं, से आता है। इन थ्योरीज का मकसद है हमारे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी समझ देना, यानी यह यूनिवर्स किन चीजों से बना है और कैसे काम करता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, असल में पॉइंट पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि वे एक बहुत ही छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग या धागे की तरह हैं। और इन धागों को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा स्पेस यानी ज्यादा डायमेंशंस की जरूरत होती है। आज हम इन्हीं अतिरिक्त आयामों की यात्रा पर निकलेंगे, एक एक करके, बहुत ही सरल हिंदी में, ताकि हर कोई इसे समझ सके। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी 0 डायमेंशन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके 11वें आयाम तक पहुंचेंगे। हर आयाम अपने आप में एक नई दुनिया खोलेगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी वास्तविकता कितनी सीमित है। इस वीडियो के अंत तक आपको ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है शून्य आयाम या 0 डायमेंशन से। कल्पना कीजिए एक बिंदु की, एक डॉट की, बस इतना ही। इस आयाम में कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है और कोई ऊंचाई भी नहीं है। यह सिर्फ एक लोकेशन है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस आयाम में मौजूद होते तो आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते थे, न आगे, न पीछे, न दाएं, न बाएं। आपके लिए दिशाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यह ब्रह्मांड का सबसे सरल और सबसे सीमित रूप है। गणित में इसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन पॉइंट यानी 0 माना जा सकता है। यह किसी भी चीज की शुरुआत है, लेकिन अपने आप में इसमें कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक खाली कैनवस है और आपने उस पर सिर्फ एक पेंसिल की नोक रखी है। वो जो निशान बना है वही 0 डायमेंशन है। इसमें कोई मूवमेंट संभव नहीं है, क्योंकि मूवमेंट के लिए स्पेस चाहिए और यहां स्पेस है ही नहीं। यह एक सैद्धांतिक बिंदु है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम बाकी सभी आयामों को बनाना शुरू करेंगे। यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी सभी आयामों को समझने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह एक विचार है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब 0 डायमेंशन के उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं और आते हैं पहले आयाम या फर्स्ट डायमेंशन पर। कल्पना कीजिए कि आप उस बिंदु को खींचकर एक सीधी रेखा बना देते हैं। यही पहला आयाम है। इस आयाम में सिर्फ एक ही चीज होती है, लंबाई। यहां आप सिर्फ 2 दिशाओं में मूव कर सकते हैं, आगे या पीछे। यहां दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर कोई जीव इस एक आयामी दुनिया में रहता तो उसकी पूरी दुनिया बस एक सीधी रेखा होती। वह सिर्फ अपने आगे वाले या पीछे वाले जीव को ही देख पाता और कुछ नहीं। इसे समझने का एक और तरीका है एक बहुत ही पतले तार की कल्पना करना, जिस पर एक चींटी चल रही है। उस चींटी के लिए उसकी दुनिया सिर्फ वो तार है। वह या तो तार पर आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है। उसके लिए साइड में उतरने का कोई रास्ता नहीं है। पहला आयाम हमें दिशा का पहला अनुभव देता है। यह 0 डायमेंशन के अनंत बिंदुओं को एक साथ जोड़कर बनता है। यह अभी भी एक बहुत ही सीमित दुनिया है, लेकिन यह 0 से एक कदम आगे है, जहां अब मूवमेंट संभव है। चलिए अब पहले आयाम की उस रेखा से आगे बढ़कर दूसरे आयाम या सेकंड डायमेंशन में चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली आयाम की उस रेखा की कई कॉपीज बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे के बगल में रख देते हैं। इससे जो सपाट सतह या प्लेन बनता है वही दूसरा आयाम है। इस दुनिया में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होती है, जैसे एक कागज का पन्ना या आपके मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ आप आगे पीछे के अलावा दाएं बाएं भी जा सकते हैं। इस दुनिया में रहने वाले जीव को फ्लैटलैंडर कहा जाता है। एक फ्लैटलैंडर की दुनिया पूरी तरह से सपाट होती है। वह अपने आसपास की चीजों को सिर्फ रेखाओं के रूप में देख सकता है। उसके लिए ऊंचाई या गहराई जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप एक कागज पर एक सर्कल बनाएं, तो उस सर्कल के अंदर बंद एक फ्लैटलैंडर कभी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके लिए ऊपर से कूदने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके लिए वो सर्कल एक अभेद्य दीवार की तरह होगा। हमारी परछाई जो जमीन पर बनती है, वह दूसरे आयाम का एक अच्छा उदाहरण है। उसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती। अब हम उस आयाम में प्रवेश करते हैं जिसे हम सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, तीसरा आयाम या थर्ड डायमेंशन। यह हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं।
इसे बनाने के लिए आप दूसरे आयाम के उस सपाट पन्ने की कई कॉपीज की कल्पना कीजिए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। इससे जो स्पेस बनता है उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी होती है। यही तीसरा आयाम है। यहां हम न केवल आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं बल्कि ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। इस आयाम में ऑब्जेक्ट्स के पास वॉल्यूम होता है। हम चीजों को हर एंगल से देख सकते हैं, उनकी गहराई महसूस कर सकते हैं। एक क्यूब या घन तीसरे आयाम का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हम उस फ्लैटलैंडर वाली दुनिया में वापस जाएं तो एक 3D जीव होने के नाते हम उस कागज के ऊपर से देख सकते हैं और उस सर्कल के अंदर क्या है यह भी जान सकते हैं। हम उस फ्लैटलैंडर को सर्कल से बाहर भी निकाल सकते हैं, जो उसके लिए एक जादू जैसा होगा। हमारी पूरी भौतिक दुनिया, ग्रह, तारे और हम खुद तीसरे आयाम में मौजूद हैं। अब तक हमने स्पेस के 3 आयामों को समझा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि एक और आयाम है जो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, और वह है चौथा आयाम, समय। यह कोई स्पेस का आयाम नहीं है जिसमें हम अपनी मर्जी से आगे पीछे जा सकें। समय एक ऐसा आयाम है जिसमें हम सब लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप स्पेस में कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन समय में रुकना नामुमकिन है। हर पल हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक नदी की तरह है जिसका बहाव सिर्फ एक ही दिशा में है। सोचिए, अगर आप किसी की लोकेशन बताना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसके 3D कोऑर्डिनेट्स, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह उस लोकेशन पर कब था। यानी किसी भी इवेंट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, 3 स्पेस के और 1 समय का। इसीलिए आइंस्टीन ने स्पेस और टाइम को जोड़कर एक सिंगल कॉन्सेप्ट बनाया जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। हम चौथे आयाम को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे हर पल महसूस करते हैं। यह हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। अब हम उन आयामों में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हैं, और यहीं से स्ट्रिंग थ्योरी की भूमिका शुरू होती है। 5वां आयाम हमें एक ऐसी दुनिया की संभावना देता है जहां समय सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है। कल्पना कीजिए कि हर पल जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो समय की एक नई शाखा या टाइमलाइन बन जाती है। जैसे आपने सुबह चाय पीने का फैसला किया तो एक टाइमलाइन बनी, लेकिन एक और दुनिया मौजूद है जहां आपने उसी पल कॉफी पीने का फैसला किया था, और वह एक अलग टाइमलाइन है। 5वां आयाम आपको इन अलग अलग टाइमलाइंस के बीच यात्रा करने की क्षमता देता है। यह एक पेड़ की शाखाओं की तरह है। चौथा आयाम पेड़ का तना है जो सीधा ऊपर जाता है, लेकिन 5वें आयाम में आप उस तने से निकलकर किसी भी शाखा पर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अतीत के किसी पॉइंट पर जाकर एक अलग फैसला ले सकते थे और एक पूरी तरह से अलग भविष्य बना सकते थे। यह पैरेलल या समानांतर दुनियाओं का कॉन्सेप्ट है जहां आपके हर फैसले से एक नई रियलिटी बनती है। 5वें आयाम में आप इन सभी संभावित रियलिटीज को देख सकते हैं और शायद उनमें यात्रा भी कर सकते हैं। अगर 5वां आयाम हमें अलग अलग टाइमलाइंस पर जाने की क्षमता देता है, तो छठा आयाम इन सभी संभावित टाइमलाइंस का एक प्लेन या तल है। इसे ऐसे समझिए कि 5वें आयाम में आप एक पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकते थे, लेकिन छठे आयाम में आप उस पूरे जंगल को एक साथ देख सकते हैं जिसमें उस जैसे अनगिनत पेड़ हैं। यह आयाम हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग से लेकर उसके हर संभावित अंत तक की सभी टाइमलाइंस को एक साथ समेटे हुए हैं। यहां पर आप सिर्फ अपने फैसलों से बनी टाइमलाइन नहीं, बल्कि हर उस चीज की टाइमलाइन देख सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों के तहत संभव है। जैसे एक ऐसी टाइमलाइन जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए, या एक ऐसी टाइमलाइन जहां इंसान कभी विकसित ही नहीं हुए। छठे आयाम में आप इन सभी संभावनाओं के बीच फोल्ड करके यानी स्पेस टाइम को मोड़कर तुरंत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। यह एक तरह का अल्टीमेट शॉर्टकट है जो आपको किसी भी संभावित अतीत, वर्तमान या भविष्य में तुरंत ले जा सकता है। अब तक हमने जो भी आयाम देखे वे सभी हमारे अपने ब्रह्मांड के अंदर थे, जिसके नियम और कानून बिग बैंग के समय तय हो गए थे। लेकिन 7वां आयाम हमें हमारे ब्रह्मांड से भी बाहर ले जाता है। यह आयाम एक ऐसी रेखा है जिस पर हमारे ब्रह्मांड जैसे अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड मौजूद हैं। इन सभी ब्रह्मांडों की शुरुआत भी बिग बैंग से हुई थी, लेकिन उनकी शुरुआती स्थितियां या इनिशियल कंडीशंस अलग अलग थी। इसका मतलब है कि वे हमारे ब्रह्मांड जैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन उनमें मामूली या बड़े अंतर हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा छठा आयाम, जिसमें हमारे ब्रह्मांड की सभी संभावित टाइमलाइंस थी, अब सिर्फ एक बिंदु बन गया है। 7वां आयाम ऐसे अनंत बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा है। हर बिंदु एक नया ब्रह्मांड है जिसकी अपनी अलग कहानी है। हो सकता है किसी ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा मजबूत हो या प्रकाश की गति थोड़ी अलग हो। 7वां आयाम हमें इन अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच एक सीधी रेखा में यात्रा करने की संभावना देता है। यह मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड की अवधारणा की असली शुरुआत है।
अगर सातवां आयाम अलग अलग शुरुआती स्थितियों वाले ब्रह्मांडों की एक रेखा थी, तो आठवां आयाम इन सभी संभावित ब्रह्मांडों का एक प्लेन या तल है। इस आयाम में आपको ऐसे ब्रह्मांड मिलेंगे जिनके सिर्फ शुरुआती हालात ही नहीं, बल्कि भौतिकी के नियम या फिजिकल लॉज भी पूरी तरह से अलग है। सातवें आयाम में हर ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण मौजूद था, शायद कम या ज्यादा। लेकिन आठवें आयाम में आपको ऐसे ब्रह्मांड भी मिल सकते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण जैसा कोई नियम है ही नहीं, या जहां 3 की जगह 4 स्पेस डायमेंशन हैं। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि ऐसी दुनिया कैसी दिखेगी। यह उन सभी संभावित ब्रह्मांडों का एक विशाल संग्रह है जिनकी शुरुआत अलग अलग बिग बैंग से हुई और जिनके नियम भी पूरी तरह से अलग हैं। जैसे छठे आयाम ने हमारे ब्रह्मांड की सभी टाइमलाइंस को एक प्लेन में समेटा था, वैसे ही आठवां आयाम सभी संभावित ब्रह्मांडों की सभी टाइमलाइंस को एक विशाल प्लेन में समेटता है। यह एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें हर किताब एक अलग ब्रह्मांड है और हर किताब में एक अलग कहानी, अलग किरदारों और अलग नियमों के साथ लिखी गई है। नौवां आयाम चीजों को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। आठवें आयाम में हमने उन सभी ब्रह्मांडों को देखा जिनके अलग अलग भौतिक नियम हो सकते थे। नौवां आयाम इन सभी ब्रह्मांडों को एक साथ लाता है और उनके बीच यात्रा करने की क्षमता देता है। आप किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी नियम के साथ किसी भी टाइमलाइन पर जा सकते हैं। यह एक तरह से आठवें आयाम के उस प्लेन की सभी संभावित शाखाओं को एक साथ देखने जैसा है। अगर आठवां आयाम एक लाइब्रेरी थी, तो नौवां आयाम वह लाइब्रेरियन है जो किसी भी किताब को उठाकर किसी भी पन्ने पर खोल सकता है। यह आपको सभी संभावित ब्रह्मांडों की सभी संभावित हिस्ट्रीज और सभी संभावित भौतिक नियमों को एक साथ कंपेयर करने की क्षमता देता है। आप एक ऐसे ब्रह्मांड से जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है, तुरंत एक ऐसे ब्रह्मांड में जा सकते हैं जहां प्रकाश की गति आधी है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां आप किसी भी यूनिवर्स के किसी भी नियम को समझ सकते हैं और उनके बीच स्विच कर सकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं 10वें आयाम पर, जहां स्ट्रिंग थ्योरी के ज्यादातर वर्जन रुक जाते हैं। 10वां आयाम वह आयाम है जिसमें हर चीज जो संभव हो सकती है एक साथ मौजूद है। सभी ब्रह्मांड, सभी टाइमलाइंस, सभी भौतिक नियम, सभी इतिहास, सभी संभावनाएं और असंभावनाएं, सब कुछ। इस आयाम में यह सब कुछ सिमटकर सिर्फ एक बिंदु जैसा लगता है। जैसे हमारे लिए 0 डायमेंशन का एक बिंदु था, वैसे ही एक 10 आयामी जीव के लिए हमारा पूरा मल्टीवर्स अपनी सारी जटिलताओं के साथ सिर्फ एक बिंदु है। इस आयाम में कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, सब कुछ बस है। यह कल्पना से परे है, लेकिन गणितीय रूप से यह सभी संभावित यूनिवर्स स्टोरी लाइंस का कलेक्शन है। यहां से आप किसी भी ब्रह्मांड को बना सकते हैं, सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स चुनकर। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे स्ट्रिंग्स इन्हीं 10 आयामों में वाइब्रेट करते हैं। हमें सिर्फ 4 यानी 3 स्पेस और एक टाइम ही महसूस होते हैं, क्योंकि बाकी के 6 आयाम बहुत ही छोटे लेवल पर कर्ल या मुड़े हुए हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें देख नहीं सकते। तो अगर 10वें आयाम में सब कुछ आ गया, तो फिर 11वें आयाम की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि स्ट्रिंग थ्योरी के 5 अलग अलग वर्जन थे और वे सभी सही लग रहे थे। तब एडवर्ड विटन जैसे फिजिसिस्ट ने एक नई थ्योरी दी, जिसे एम थ्योरी कहा गया। एम थ्योरी कहती है कि ये 5 अलग अलग थ्योरीज असल में एक ही बड़ी थ्योरी के अलग अलग पहलू हैं और इस बड़ी थ्योरी को काम करने के लिए 11 आयामों की जरूरत है। यह 11वां आयाम इन सभी थ्योरीज को एक साथ जोड़ता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक मेम्ब्रेन या ब्रेन पर मौजूद है जो इस 11 आयामी स्पेस में तैर रहा है, और हमारे ब्रेन के अलावा इस स्पेस में और भी कई ब्रेन्स या ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे के समानांतर तैर रहे हैं। यह भी संभव है कि कभी कभी ये ब्रेन्स आपस में टकराते हों और शायद ऐसी ही एक टक्कर से हमारे ब्रह्मांड का बिग बैंग हुआ हो। 11वां आयाम वह अल्टीमेट स्टेज है, वह विशाल महासागर है जिसमें ये सभी ब्रह्मांड रूपी मेम्ब्रेन मौजूद हैं। यह वह आयाम है जो सब कुछ को नियंत्रित करता है। यह वह जगह है जहां संभव और असंभव दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, 11वीं आयाम ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जानी पहचानी रियलिटी, यह दुनिया जिसे हम देखते और महसूस करते हैं, शायद एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक 3D दुनिया में रहने वाले जीव हैं जो समय के चौथे आयाम में बह रहे हैं, लेकिन शायद हमारे ठीक बगल में 1 मिलीमीटर की दूरी पर एक और ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है जिसे हम कभी महसूस नहीं कर सकते। यह कॉन्सेप्ट जितना रोमांचक है, उतना ही विनम्र बनाने वाला भी है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हम कितना कम जानते हैं। यह सच है कि विज्ञान अभी तक इन अतिरिक्त आयामों के अस्तित्व को सीधे तौर पर प्रूव नहीं कर पाया है। हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हमें 5वें या 11वें आयाम में ले जा सके।
लेकिन यह सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। यह सब कुछ एडवांस मैथमेटिक्स और थियोरेटिकल फिजिक्स पर आधारित है, जो हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बाकी बलों से इतना कमजोर क्यों है। हो सकता है कि इन अतिरिक्त आयामों में इसका जवाब छिपा हो। भविष्य में शायद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम इन सिद्धांतों को टेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आयामों का यह सफर पसंद आया होगा और इसने आपकी कल्पना को एक नई उड़ान दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको कौन सा आयाम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।